एक कस्बे में रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता है। उनकी एक 10 साल की बेटी सौम्या भी है। रमेश का बाहर भी एक महिला के साथ लव अफेयर है जिसका नाम रजनी है। एक सुबह रमेश पार्क में रजनी से मिलने आता है। रजनी थोड़ी देरी से आई है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमको पता नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम हो कि हमेशा देर करती हो। अच्छा, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमें कभी तो सबके सामने आना होगा ना। तुम तो जानती हो कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। रमेश रजनी को आवाज लगाता हुआ रह जाता है, लेकिन रजनी उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रजनी अपने घर है और वो रमेश की बात याद कर रही है। मुझे इस रमेश ने धोखा दिया है, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। रजनी मन में ये सब सोच रही होती है, तभी उसे रमेश की कॉल आती है। रजनी, वो एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ रमेश? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी पत्नी सुमन का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। अब मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। रजनी रमेश के पास जाती है और उसको सांत्वना देती है और 15 दिन बाद ही रमेश और रजनी शादी कर लेते हैं। शादी के 10 दिन बाद रमेश किसी काम से शहर से बाहर जाता है। रमेश को घर से निकलते हुए 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन उसके पास रजनी फोन करती है। रमेश, तुम घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस तुम पहले घर आ जाओ। रजनी, मुझे सच सच सारी बातें बताओ। हमारी सौम्या छत पर खेल रही थी और खेलते खेलते नीचे गिर गई और अब वो हमारे बीच नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उठा लिया। भगवान, तूने मुझे अकेला कर दिया है। रमेश जल्दी से घर पहुंचता है और खूब रोता है। फिर सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। सौम्या को मरे हुए 1 महीना हो गया है और रजनी भी अब खुशी खुशी रह रही है। रजनी आज बाहर जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही है। अब आराम से रह सकती हूँ। अच्छा हुआ सौम्या और उसकी माँ मर गई। पहले उसके काम भी करने पड़ते थे, अब सारे खर्चे बच गए। अब हम विदेश का टूर भी कर सकते हैं। सौम्या खुश होकर तैयार होने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके हाथ से कपड़े छूट जाते हैं और चीख निकल जाती है क्योंकि सामने सौम्या का भूत खड़ा है। भूत! भूत नहीं, मैं सौम्या हूँ। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सौम्या, सौम्या, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। मेरी माँ को भी मार दिया तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। रजनी इतना कहकर बेहोश हो जाती है, लेकिन आज रजनी जितनी बार भी होश में आती है, वो सौम्या को उसके पास ही खड़ी पाती है। अगले दिन रमेश वापस घर आता है। रजनी उसे सारी बात बताती है। नहीं रजनी, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी भूत बनकर परेशान करेगी। और अगर ऐसा है तो सौम्या मुझसे बहुत प्यार करती थी। सौम्या बेटा, तेरा पिता तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अगर तू घर में है तो मेरे सामने आ जा बेटा। सौम्या का भूत रमेश और रजनी के सामने आ जाता है। ये देखकर रमेश बहुत रोता है। पापा, पापा, आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक रजनी नहीं मर जाती है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, ये तेरी माँ है। बस पापा, बस, मुझे घिन आती है इससे। आप जानते भी हो कि मेरी मौत कैसे हुई। रमेश शहर से बाहर गया है और सौम्या छत पर खेल रही है। तभी वहाँ रजनी आती है। बेटा, तुम यहाँ खेल रही हो? मैं तो कब से नीचे इंतजार कर रही हूँ। बताओ, आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? हर रोज ये औरत मुझे मारती है, गाना देती है, खाना नहीं देती। लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि ये कह रही है कि मेरी पसंद का खाना बनेगा। रजनी बात करते हुए सौम्या के पास आती है और एक जोर का धक्का उसे मारती है। सौम्या की चीख निकल जाती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी माँ को किसने मारा था? जब माँ बाजार जा रही थी तो तुमने ही माँ का एक्सीडेंट कराया था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ?
क्यों किया विश्वासघात? आप मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इन दोनों को बहुत प्यार करती थी। बस अब चुप हो जाओ रजनी, मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा, आप कसम लीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है पापा, अब रजनी को उसके किए की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सौम्या रजनी का गला दबा देती है और रजनी की सांस रुकने से मौत हो जाती है। रजनी की मौत के बाद सौम्या की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और रमेश अपना एक NGO बनाता है जिसमें वो ऐसे बच्चों और महिलाओं की मदद करता है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है, लेकिन कई बार ये वजह पता लगने में काफी वक्त लग जाता है। ये बात मुझे 5 साल पहले समझ में आई। मेरा नाम आयुषी है। बचपन में मेरा आई ट्रांसप्लांट हुआ था। हमारा परिवार हापुड़ में रहता था। मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते थे। स्कूल पूरा होने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पापा तो अक्सर दिल्ली जाते ही रहते थे, फिर मैं भी दिल्ली में रहने लगी। घर पर सिर्फ मम्मी और मेरा भाई बचा था। हम लोगों ने सोचा कि उन्हें भी दिल्ली बुला ही लेते हैं। हमने 2 फ्लैट देखे, एक मलकागंज में था और दूसरा नारायणा नाम की जगह पर था। नारायणा वाले फ्लैट की बालकनी से सामने वाले पार्क में एक गुड़हल का पेड़ दिखता था। उस पेड़ ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने पापा से कहा कि नारायणा वाला फ्लैट ही लेंगे। हम नारायणा में शिफ्ट हो गए हैं और हमें वहां अच्छा लगने लगा। नारायणा में मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड भी रहती थी। ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह मेरी देर रात तक जागने की बुरी आदत थी। मैं रात में 2-3 बजे तक जागती रहती थी, पढ़ती रहती या मोबाइल पर गाने सुनती रहती। एक रात करीब 1:30 बजे मैं अपने बेड पर लेटी गाने सुन रही थी। मैंने रूम में अंधेरा कर रखा था। मम्मी पापा और मेरा भाई सिद्धांत सो चुके थे, इसलिए कमरे से बाहर की लाइट भी बंद थी। सिर्फ बाथरूम की लाइट से मेरे कमरे में कुछ रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजे से आ रही रोशनी में एक परछाई को देखा। पापा, क्या आप खड़े हैं वहां पर? आखिर में मैं बिस्तर से उठी, लेकिन तभी वो परछाई लॉबी की तरफ जाकर गायब हो गई। मैंने बाहर जाकर देखा, मम्मी पापा और सिद्धांत तीनों सो रहे थे। पापा उठिए, लगता है घर में कोई है। मैंने किसी की परछाई देखी थी। हमने पूरा फ्लैट चेक किया, लेकिन फ्लैट में कोई भी नहीं मिला। आयुषी, तू क्यों सबकी नींद खराब कर रही है? जाकर सो जा और हमें भी सोने दे। कोई नहीं है घर में। किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। अगली कुछ रातों तक हर रात मेरा ध्यान दरवाजे से आ रही रोशनी पर जाता। कुछ दिन तक तो मुझे कोई परछाई नहीं दिखी थी। फिर एक रात जब मैं लैपटॉप पर मूवी देख रही थी, तो फिर मुझे दरवाजे से आ रही रोशनी पर परछाई खड़ी दिखाई दी। इस बार मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके तुरंत परछाई का फोटो खींच लिया, लेकिन फोटो में वो परछाई नहीं आई। मैं बिना आवाज किए दरवाजे से उठी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो परछाई लॉबी की तरफ गई और गायब हो गई। मम्मी पापा और सिद्धांत तीनों लोग सो रहे थे। मैं उन्हें जगाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि एक बार फिर मैं उनके सामने पागल बन जाती। मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और लैपटॉप बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखें बंद थीं और कानों में पंखे की आवाज आ रही थी। अचानक पंखे की आवाज आना बंद हो गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो पंखे पर फांसी लगाए एक आदमी की लाश लटक रही थी। पापा, पापा जल्दी यहाँ आइए। फांसी पर लटके आदमी ने अपनी गर्दन से फांसी का फंदा निकाला और मेरे ऊपर कूद पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा पूरा घर दरवाजे पर खड़ा था और पंखे पर कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बेटा? क्यों इतनी बुरी तरह चिल्ला रही हो तुम? पापा, पंखे पर कोई आदमी लटका हुआ था। मेरा विश्वास करिए पापा, मैं सच कह रही हूँ। बेटा, यहाँ कोई नहीं है। कल तुम मेरे साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास चलना। पापा, मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने सच में एक आदमी को पंखे पर लटके हुए देखा था। अगले दिन मेरे पापा मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। साइकियाट्रिस्ट ने मुझे फालतू के सवाल पूछ पूछ कर पागल कर दिया। मैंने अपने पापा से कहा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला, अपने पैसे बर्बाद न करें। कई महीनों तक फिर वैसी घटना नहीं हुई, लेकिन मैं जानती थी कि फिर कुछ होगा। और ये उस दिन हुआ जिस रात मैं कॉलेज के फेस्ट से लौटी। उस रात मैं बुरी तरह थकी हुई थी। मैंने रूम का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया, तब मेरी आंख खुल गई। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 2:30 बज रहे थे। कौन है? सिद्धांत, तू है क्या? रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही परछाई मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, वही परछाई दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान करते हो? इस बार भी जब मैं दरवाजे की तरफ गई तो वो परछाई लॉबी की तरफ गई। जब मैं लॉबी में पहुंची तो मैंने देखा मेरे पापा चाकू लेकर सिद्धांत की तरफ बढ़ रहे हैं। पापा सिद्धांत के पेट में चाकू मारने ही वाले थे, तभी मैं बुरी तरह चीख पड़ी, पापा! मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो गए थे। आखिर हमने फ्लैट की हिस्ट्री जानने की कोशिश की। हमने पड़ोस वाली एक आंटी से उस फ्लैट के बारे में पूछा जिसमें हम रह रहे थे। आंटी ने बताया कि बहुत साल पहले उस फ्लैट में गुप्ता परिवार रहता था। मुकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शालिनी गुप्ता और उनका जवान बेटा राहुल गुप्ता। मुकेश दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर था, लेकिन रिश्वतखोर था। उसके डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने उसकी शिकायत कर दी। इज्जत और नौकरी चले जाने के कारण घर में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ती गईं। गुप्ता परिवार डिप्रेशन में चला गया। एक रात मुकेश ने पहले चाकू से अपने बेटे और पत्नी की हत्या की और फिर खुद फांसी पर लटक गया। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उस फ्लैट में हुई घटनाएं सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देती हैं। तब मुझे ध्यान आया कि मेरा बचपन में आई ट्रांसप्लांट हुआ था। क्या मेरे आई ट्रांसप्लांट और गुप्ता परिवार का कोई रिश्ता हो सकता है? पापा ने उस हॉस्पिटल में फोन किया जिसमें मेरा आई ट्रांसप्लांट हुआ था। हमने पता लगाया कि मुझे किसकी आंखें मिली थी। मेरी आंखें मुकेश गुप्ता के बेटे राहुल की थीं। राहुल एक अच्छा कॉलेज स्टूडेंट था। उसने अपना नाम आई डोनेशन के लिए रजिस्टर करा रखा था। तब मुझे समझ में आया कि उस गुलमोहर के पेड़ ने मुझे क्यों आकर्षित किया। राहुल बालकनी में बैठकर उस गुलमोहर के पेड़ को देखता रहता था। राहुल की आंखें ही मुझे नारायणा के इस फ्लैट तक खींच कर लाई थी। आज भी जब मेरी आंखें दिल्ली में किसी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो मुझे लगता है जैसे राहुल ने उस चीज को देखा होगा।